एफआई है ना, वो फॉरेन टूरिस्ट की तरह होते हैं। वो बम्बई में जुलाई में कभी नहीं आते जब बारिश ज़्यादा होती है। जब मौसम अच्छा हो जाता है तब एफआई वापस आ जाते हैं। आई कैन डोनेट माई आइज बट आई कैन डोनेट माई विजन टू यू, राइट। तो मेरा पोर्टफोलियो देख के आपका पोर्टफोलियो मत बनाइए। आपका गोल अलग है, आपका टाइम पीरियड अलग है, आपका रिस्क का टॉलरेंस अलग है। तो आप कैसे मेरे को देख के पोर्टफोलियो आपका बनाओगे? SIP क्यों करना चाहिए भरतेंद्र? बिकॉज इट रिमूव्स वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, that is you, from the decision making. Wait for a correction. Market is too hot now. This can again be a serious debacle because वो जो वेट करते रहते हैं वो कभी आते ही नहीं अंदर। वो 20,000 से इंडेक्स हो गया 75,000, सेंसेक्स आपका, आप रह गए बाहर ही। बट ये हमने सिखाया है लोगों को कि अरे 10-12% रिटर्न कम है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का सब खेला है। अगर आपकी SIP 10-12% रिटर्न देती है ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, यू शुड बी वेरी हैप्पी। 12% कंपाउंडिंग इज अ वेरी बिग नंबर। लोगों को समझता नहीं है कि अब 20 साल में शायद 1 करोड़ का 17 करोड़ बन जाता है। Hello, welcome to another episode of This or That. I am Bhartendra Singh. We have today Mr. Amit Bivilkar. He is founder of Sapient FinServe. They manage 13,000 crore of AUM and have more than 45,000 clients. And with their recent collaboration and partnership with Equitas, both AUM and clients will increase multifold. There are a lot of things are going on in the market today. Markets have been flat. People are talking about suddenly global investing. Gold, silver prices have been volatile. And so this is a very interesting time to talk to Mr. Bivilkar. Sir, I've spoken to some of the guests previously, or there's some articles also. People keep saying कि FIIs have sold their shares, right? But जो SIP investor है वो खरीद रहे हैं, तो FII बेच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। नॉट, I don't want to answer in macros, but for investor, why should, is it wrong to be disciplined while others are selling, like big institutions are selling, and why should they stay disciplined? I'll break it up in 2 parts. एंड आप थोड़ा ऐसा सोचिए कि 2008 से 2025 आपका निफ्टी हैज़ गिवन मे बी 10.2-10.3% का रिटर्न। एंड आप करेंसी की वजह से अगर डॉलर रिटर्न इसको कन्वर्ट करोगे तो आप 2.3% पर एनम पे आ जाते हो इन डॉलर टर्म्स। तो आप अगर एक फंड मैनेजर है जो FI पोर्टफोलियो चलाते हो, आपको अपने बॉस से बैशिंग नहीं मिलेगी अगर आप 2-2.5% रिटर्न कमा रहे हो इन डॉलर टर्म्स। उससे अच्छा तो आप US ट्रेजरी में पैसा लगाते, उधर 4% तो आता। तो ये पर्सपेक्टिव का बात है। वो स्टैटिस्टिक्स ऐसा होता है ना भरतेंद्र, कि मैं मर्जी चाहे प्रूव कर सकता हूँ कि ये सही है और यही डेटा लेके ये गलत है, दोनों तरफ मैं प्रूव कर सकता हूँ। आपको एक बात समझनी है कि FI है ना, वो क्या बोलूँ, फॉरेन टूरिस्ट की तरह होते हैं। वो बम्बई में जुलाई में कभी नहीं आते जब बारिश ज़्यादा होती है। जब मौसम अच्छा हो जाता है तब FI वापस आ जाते हैं। तो आपका मैक्रो अच्छा है, फिस्कल ठीक था, करेंसी टूट रही थी आपकी, तो रिटर्न नहीं बन रहे थे। तो ये लोग तो क्या, दे डोंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म मैरिजेस, ठीक है। तो ये जहाँ रिटर्न है वहाँ चले जाते हैं। तो इट इज़ अ प्ले ऑफ लिक्विडिटी। तो जहाँ पे इंडिया का पोर्टफोलियो में आप लिक्विड ज़्यादा था, बिक गया। जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है वो नहीं बिक पाया। आपके होम मार्केट में अगर आपको रिडेम्पशन का प्रेशर है और आपको अगर पैसा चाहिए वहाँ पे, तो जहाँ से पैसा आ सकता है वहीं से आप निकालोगे। एंड दैट्स द रीज़न यू हैव सीन दैट कि द करेंसी हैज़ मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फॉरेन फंड मैनेजर टू जस्टिफाई अ इंडिया पोजिशन। तो जब करेंसी स्टेबल हो जाएगी, वी आर वन ऑफ द व्हाट आई कैन से वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया फॉर अ टाइम। तो उसके कारण आपका पोर्टफोलियो रिटर्न डॉलर टर्म्स में दिख नहीं रहा है। तो आपको तो बैशिंग मिलेगी, आपका बोनस उस पर डिपेंडेंट है। तो आप क्यों रहोगे यहाँ पे? तो उनकी एग्जिट पॉलिसी और मेरी एंट्री पॉलिसी, इसका कोई पहले जब FI को सर्दी होती थी तो अपने को न्यूमोनिया होता था मार्केट्स में, अगर आप देखें तो। बट अभी रिटेल में ना, ये लोग बोलते हैं कि ये एग्जिबरेंस है, कि रिटेल को मतलब चढ़ाया गया गाड़ी में, SIP ले लो, SIP ले लो, कुछ भी। मुझे लगता है ये मैच्योरिटी है।
पहले पहले आप 16-18% ब्याज दर था, तब आप डेट में थे, तब इक्विटी में जाने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज आपका डेट से ही उतना रिटर्न बन रहा था। आप एक चीज़ समझिए कि आप 10-12%, 15% इन्फ्लेशन से आज 4% इन्फ्लेशन पे आए हो, एंड आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो आपका इक्विटी से रिटर्न कम ही होने वाला है। जैसे 15, 16, 18% दिख रहा था, वैसे नहीं बनेगा। 10-12% रिटर्न बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है अगले 5-10 साल में। बट ये हमने सिखाया है लोगों को कि अरे 10-12% रिटर्न कम है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का सब खेला है। आपको अगर आपकी SIP 10-12% रिटर्न देती है ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, यू शुड बी वेरी हैप्पी। 12% कंपाउंडिंग इज अ वेरी बिग नंबर। लोगों को समझता नहीं है कि अब 20 साल में शायद 1 करोड़ का 17 करोड़ बन जाता है 12% से। बट वो 20 साल या भरतेंद्र नहीं रहेगा पॉडकास्ट करने में, या मैं नहीं रहूँगा, या क्लाइंट नहीं रहेगा, तो हम तीनों ही चेक नहीं कर पाते कि 20 साल आप रहे हो कि नहीं। आज मुझे नैरेटिव जो सूट हो रहा है वो मैं आके बोल रहा हूँ कि SIP अच्छा है, बुरा है, वॉट। कल जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, SIP रिटर्न अच्छे हो जाएंगे, तब कोई बोलेगा नहीं कि SIP करना चाहिए, तब सब आ जाएंगे SIP इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन, ऐसा करके। आई थिंक SIP की अपनी एक जगह है, बट टू एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ SIP नहीं। डिसिप्लिन का दूसरा नाम SIP है। SIP क्यों करना चाहिए भरतेंद्र? बिकॉज इट रिमूव्स वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज यू, फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो आप पैसा हर महीने नहीं डालोगे। यू विल वेट फॉर द परपेचुअल करेक्शन टू हैपन, एंड वो पैसा कभी मार्केट में नहीं आएगा। आप अगर SIP में पैसा डाल रहे हो ना, तो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज निगेटेड इज यू, बिकॉज यू डोंट टेक द डिसीजन, वो हर महीने चली जाती। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। देखो, हमको किसी ने बाहर से आकर बोला इंडिया इज अ गुड कंट्री, तो हम बिलीव कर लेते इंडिया इज अ गुड कंट्री। बट खुद के धंधे पे, खुद के बिजनेसेस पे, खुद के आप देखिए ना कि लास्ट 15-20 साल में आपका मार्केट कैप किधर से किधर गया है। तो वो विदाउट EPS ग्रोथ गया है क्या? तो धंधा हो रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, टाइम लगता है। कभी कभी आपको 5 साल वेट करना पड़ता है रिटर्न के लिए, कभी कभी आपको 8 साल में, बट फिर 9th ईयर में पूरे 8 साल का रिटर्न आ जाता है। तो पेशेंस वर्च्यू, यू हैव टू कीप इट, एंड SIP समथिंग वेयर यू हैव टू रियली लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। ये सब 15/15/15, 12/12/12, ये सब आई थिंक 10-12% कंपाउंडिंग इज अ वेरी गुड नंबर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 12% कंपाउंडिंग बहुत अच्छा नंबर है। ओनली थिंग इज वो देखने के लिए ना आपको वो टाइम बिताना पड़ेगा 15-20 साल। वो अगर आप आज इंस्टेंट ज़माना है, आपको सब कुछ अब भी चाहिए, 10 मिनट में डिलीवरी की लालच मार्केट में भी आ गया कि 10 मिनट में रिटर्न्स का डिलीवरी चाहिए। होता नहीं है वैसा। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, एंड वो ये बहुत रेयर कमोडिटी होती जा रही है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। वो धुरंधर में बोलते हैं ना कि सब्र, वो बहुत मुश्किल है, लोगों को वो करना नहीं है। और लास्ट 5-6 साल में क्या हुआ है, लिक्विडिटी इतनी थी तो कोई भी स्टॉक ऊपर गया है, कोई भी फंड ऊपर गया है, लोगों को लगने लगा कि ये तो बहुत आसान है। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ भरतेंद्र कि आई कैन डोनेट माई आइज, बट आई कैन डोनेट माई विजन टू यू, राइट। तो मेरा पोर्टफोलियो देख के आपका पोर्टफोलियो मत बनाइए। आपका गोल अलग है, आपका टाइम पीरियड अलग है, आपका रिस्क का टॉलरेंस अलग है। तो आप कैसे मेरे को देख के पोर्टफोलियो आपका बनाओगे? तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स। ये आपकी जर्नी है। दिसंबर में ज़्यादा खाना खा लिया तो जनवरी में जिम जाना चाहिए, ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। जिम इज़ अ हैबिट, यू हैव टू बी देयर एवरी मंथ इर्रिस्पेक्टिव। तो वो पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो SIP से ही आती है। थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। 2009 में आपने सेपिएंट स्टार्ट किया, 2008 में मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। व्हाट मेड यू यू वर नॉट अफ्रेड कि मार्केट ऐसा है, दैट इज़ वन। एंड देन फ्रॉम 2009 टिल नाउ आपको क्या लगा आपने मिस्टेक की है, और इन्वेस्टर्स क्या मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से? आई थिंक कॉन्शियस कॉल था 2009 में सेपिएंट फिनसर्व चालू करने का। और ये कॉन्शियस कॉल इसलिए बना क्योंकि GFC क्राइसिस में 2008 में
अपनी किसी की गलती ना होने के बावजूद वी हैड टू बेयर द ब्रंट। मैं एक कंपनी में था, जो कंपनी अमेरिकन कंपनी थी, और वो अमेरिकन कंपनी उड़ गई, जिसमें मेरा कोई गलती नहीं। मेरा टारगेट हुआ था, मेरी टीम अच्छी थी, मेरे बॉस अच्छे थे, बट किसी और के चलते दे हैड टू वाइंड डाउन द बिजनेस ईयर। तभी मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ करना है तो अपने बलबूते करेंगे, कुछ गलत भी हुआ तो मेरी वजह से होगा, कुछ अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड। इसीलिए वो 2009 में हमने चालू की थी कंपनी, एंड एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। एक अभी आप बोलोगे कि फिलोसॉफिकल टॉक दे रहे हो, बट मैं आपको बोलता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि मुझे आज भी अगर नया धंधा चालू करना है, सपोज मैं एक यंग बडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सप्लायर बनना चाहता हूँ, तो आज मेरी कंपैरिजन में ऐसे लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि मेरे को बस इनकी तरह बनना है, इनके। बट वो ज़माना अलग था जब आपने धंधा चालू किया है। आगे बढ़ना है, आगे जाना है, ये थॉट अच्छा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आगे जाना है ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे आगे जाना है, दैट इज़ फेयर इनफ। तो हमने जब चालू किया था तो हमने कहा था कि डेट इज़ अ वेरी निगलेक्टेड एसेट क्लास। आप इतने कॉन्वर्सेशन करते हो, डेट पे कोई भी बात नहीं करता है, सब इक्विटी पे बात करते हैं, बिकॉज सबको अच्छी रिटर्न चाहिए, सबको पैसा डबल करना है जल्दी। वी सेड कि डेट समझने वाले लोग बहुत कम हैं इंडस्ट्री में। अपने को डेट की थोड़ी समझ है, और डेट में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती है, क्रेडिट में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ आपने देखी है। तो वी सेड कि कैन वी हेल्प पीपल मैनेज देयर डेट पोर्टफोलियो वेल, एंड वो डेट का जो अप्रिसिएशन होगा वो हम इक्विटी में लाएंगे। दैट इज़ हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड। सो यू हैव टू स्टे स्मॉल, यू हैव टू डू बेबी स्टेप्स। वो एटॉमिक हैबिट्स की तरह है कि आप 1% टूवर्ड्स योर गोल एवरी डे एंड यू विल रीच योर गोल। तो वो धीरे धीरे करना है। वो सब कुछ ना इंस्टेंट के ज़माने में, वो इंस्टेंट आपको माँ के हाथ का उपमा और रेडी मिक्स उपमा कौन सी टेस्ट अच्छी लगती है? माँ के हाथ का लगता है। तो टाइम लगता है ना बनाने में। वो गर्म पानी डाल दिया, उपमा आ गया, पोहे बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यू हैव टू स्पेंड टाइम, गिव योर ब्लड एंड स्वेट, एंड उसका रिजल्ट अच्छा आता है। इफ़ यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी। अगर आप कंपेयर करते रहोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। वी हैव नेवर कंपेयर्ड आवर सेल्स। आई हैव ऑलवेज सेड कि कैन यू क्रिएट अ बेंचमार्क ऑफ योर ओन, एंड कैन दैट पीपल से कि अरे बॉस इनकी तरह बनना है, आपके आगे भी जा सकते हैं। शाहरुख खान ने आई थिंक एक वैलिडेटरी स्पीच में बोला था कि बिकमिंग नंबर वन इज़ ईजी, स्टेइंग नंबर वन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको अपने में सुधार लाना पड़ेगा अगर आपको उधर रहना है। तो हमारा थॉट नंबर वन बनना या ऐसा कुछ नहीं था। हमारा थॉट सिंपल था कि लोगों को डेट के बारे में पता नहीं है। तभी एफएमपीज बहुत चलती थी 2008-9 में। तो हमने कहा कि एफएमपी इज़ अ टूल वेयर क्लाइंट को अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, उसका एक्सपीरियंस अगर क्लाइंट का अच्छा होगा तो वो आपको ज़्यादा पैसा मैनेज करने के लिए देगा और वो ज़्यादा क्लाइंट्स भी आपको देगा। That is how we started, and that was the genesis of starting this. By the way, sapient ये नाम कहाँ से आया? तो sapient means collective wisdom. So प्रॉब्लम इंडस्ट्री में ये है कि लोग समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। हम हमेशा पहले से बोलते आए कि ये कलेक्टिव विजडम है, सबकी ज़रूरत है आपको। मेरा ऑफसेट भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरा कलीग जो सेल्स देखता है, जितना मेरी रिसर्च टीम देखती है, जितना मेरे प्रोडक्ट वाले देखते हैं, जितना ब्रांडिंग मार्केटिंग, जितना मेरे अदर पार्टनर्स। तो ये कलेक्टिव विजडम है। आप खुद से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है आपको, यू विल हैव टू हैव हेल्प फ्रॉम अदर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई ऑल्सो आस्क्ड यू कि आपके इस जर्नी में आपको क्या लगा कि मिस्टेक्स हुई और इन्वेस्टर्स ने क्या मिस्टेक करी जो कि रिपीट हो रही हैं बार बार? इन्वेस्टर ने क्या मिस्टेक करी? आई थिंक देयर वेर क्लाइंट्स इन द इनिशियल फेजेस जहाँ पे मार्केट गिरने के बाद दे रिडीम्ड, एंड हमने रोका नहीं उनको। ये हमारी गलती है। ओके। बिकॉज मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका पैसा आपको जब चाहे आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक गलती इनिशियली 2009 में जब चालू किया था, एंड क्विकली वी कुड लर्न फ्रॉम इट,
इज़ दैट हम लोग सब समझ रहे थे कि हम लोग फंड मैनेजर्स, तो रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, मैं आउटपुट अल्फा जनरेटिंग, ये सब जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, आजकल नैरेटिव और ये फ्रेमवर्क और ये सब आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरा काम है बिहेवियर मैनेजमेंट। क्लाइंट को, जब क्लाइंट इज थिंकिंग समवेयर, आई शुड ब्रिंग हिम ऑन ट्रैक एंड उसको याद दिलाना चाहिए कि हमारा क्या तय हुआ था, ये प्लान है आपका, उसमें अगर कोई चेंज नहीं है तो इसमें क्यों चेंज करना चाहिए आपने। तो बिहेवियर मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इन अ इन्वेस्टर्स जर्नी, एंड वो आपने करना चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आउटपुट आपका 60-70%, इफ़ यू चूज़ द राइट फंड्स, आपका आउटपुट बन जाएगा। उसके लिए आपको 100% मैं सही हूँ, मैंने बोला था .com, ये जो आदत लग गई है ना, वो ज़रूरी नहीं है। यू विल मेक मिस्टेक्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड वेदर वी हैव नॉट मेड मिस्टेक्स, वी हैव मेड मिस्टेक्स, बट दैट शुड बी नॉट लार्ज। वो छोटे मिस्टेक्स आप क्विकली एक्सेप्ट करो, उसको कवर करो एंड आगे चलो। आपको क्लाइंट को बताना है कि ये आपसे गलती हुई है, एंड वी हैव टोल्ड एट टाइम्स कि वी आर कटिंग दिस, ये हमको लगा था ये ऐसा होगा बट ये नहीं प्ले हुआ है, तो विल कट दिस एंड विल मूव अहेड। अभी भी आप देखो ये टाइम के मार्केट में अचानक से 14-15% CAGR से सबके पोर्टफोलियो 7-8%, 6%, 5% CAGR पे है। ये मार्केट फिनोमेना है। ये अगर इधर से 10% बाजार बढ़ जाएगा तो आपका CAGR वैसे ही 3-4% ऊपर हो जाएगा। बट ये उनको समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अदरवाइज ये मार्केट में इतने साल की मेहनत किया हुआ क्लाइंट एट दिस जंक्चर इफ ही रिडीम्स, देन वो टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल हैपन्स अ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। तो ये जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर की है। तो पहले पहले इनिशियल 1-2 साल में जब कस्टमर ने पैसा निकाला होगा तब हमने उनको रोका नहीं। आज कोई पैसा निकालता है तो हम बात करते क्या मतलब अभी ज़रूरत है कि पैनिक हुआ है, हो क्या हुआ है, तो बोलते हैं अगर ब्रिज फाइनेंस का ज़रूरत है तो आपके पास लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, आप ले लो, 2 महीने के लिए पैसा चाहिए तो आप वहाँ से ले लो, बाद में रीपे कर देना, बात ख़त्म हो गई। उसके लिए आप इनकम टैक्स, कैपिटल गेन भरोगे, आप एग्जिट लोड दोगे, ये सब क्यों कर रहे हो? तो क्लाइंट समझ जाता है। ऑल्सो अगर आपका एसेट एलोकेशन बना हुआ है, 60-70% इक्विटी हो, 30% डेट एंड गोल्ड मिला के है, तो आपको एक शॉक एब्जॉर्बर है पोर्टफोलियो में, तो ये ड्राई पाउडर बहुत काम आती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इक्विटी मतलब ज़्यादा रिटर्न। 70% इक्विटी में जो आपको रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर आपने 10% इक्विटी बढ़ा भी दिया तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत बढ़ जाता है, आपकी वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और कंपेयर टू दैट योर रिटर्न डज नॉट इंक्रीज। तो ये थोड़ा चीज़ समझने में मुश्किल है। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे तो आपको समझ में आएगा कि 70% इक्विटी और 80% इक्विटी में रिटर्न डिफरेंशियल आधे टके का है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है 10% से। तो फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिस्क इतना वोलेटिलिटी आपको लेना है क्या? तो अभी के मार्केट में जैसे करंट सिचुएशन है और इन जनरल लॉन्ग टर्म किसी को 10 साल 15 साल एक अपना वेल्थ बिल्ड करना है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करंट सिचुएशन में एसेट एलोकेशन बनता है? 15-20 साल अगर आपका है तो यू आर अज्यूमिंग दैट द गाय इज 35 years old टुडे, ऐसा अगर हम मान के चले तो आई थिंक 60% इंडियन इक्विटीज इज व्हाट यू शुड डू। 15% ग्लोबल इक्विटीज़, मैं आऊँगा ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। 15% ग्लोबल इक्विटीज़ में आपको पैसा रखना चाहिए, 15% डेट में पैसा रखना चाहिए और 10% गोल्ड में रखना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट एडवाइस, दिस इज नॉट एडवाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक कैन बी, एंड वन साइज फिट्स ऑल ऐसा तो है नहीं है। तो 60% इंडिया, बिकॉज आप इधर ही जन्मे हो, इधर ही पगार कर रहे हो, इधर ही खर्चा करोगे और इधर ही रहने वाले, तो यू कांट इग्नोर इंडिया, एंड इंडिया इज इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। दिस डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया, रिटर्न इज समथिंग डिफरेंट, दिस डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया, देयरफॉर 60% इंडिया। 15% ग्लोबल इक्विटी मैंने कहा, तो क्यों कहा? मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ,
आप जो स्पेक्टेकल्स पहन रहे हो वो तो इंडिया में बने हुए नहीं हैं। आपने जो शर्ट पहनी है वो इंडिया में बनी हुई नहीं है। ये माइक इंडिया में बना हुआ नहीं है। लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हो एप्पल का है, इंडिया में बना हुआ नहीं है। आपने बेल्ट पहनी होगी, आपने शूज़ पहने होंगे, एवरीथिंग आपका क्रिएटिव क्या बोलते हैं जिस पे काम करते हो ऐप, वो एडोबी हो सकता है, ठीक है। आप स्लैक पे बात कर रहे हो, आप मीटिंग जूम पे कर रहे हो, आप नोशन यूज़ करते हो टू ट्रैक ऑल ऑफ दैट। ये सब कंपनियां BSE NSE पे लिस्टेड नहीं है। अभी लेटेस्ट जो फैड ट्रेंड जो भी कहें आप, AI रियलिटी भी है AI में, बट उसकी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में नहीं है। तो हाउ विल यू पार्टिसिपेट इन दैट ग्रोथ? उसके लिए 15% इक्विटी ग्लोबल में बोल रहा हूँ। डिफ़िकल्ट है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना। यू आइडेंटिफाई अ गुड मैनेजर एंड गिव हिम द मनी। इसमें एक साइलेंट बूस्टर भी है भरतेंद्र। इसमें क्या है कि आप ग्लोबल इक्विटी में पैसा डालते हो तो आपका साइलेंट बूस्टर इज़ योर डेप्रिसिएशन इन करेंसी। वो 3-4% आपका घटता है हर साल। तो आप डॉलर रिटर्न में अगर सेम इंडिया की तरह रिटर्न बनाते हो, ये 3-4% आपको एक्स्ट्रा दे जाता है। वो पैसा आप अगर आपका बेटा बेटी बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, वो यूज़ कर सकते हो बाद में, तो वो रुपी डिप्रिसिएशन का कवर आता है। तो ये 15% ग्लोबल इक्विटी इज़ फॉर दैट। आप जेम ग्लोबल इमर्जिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ताइवान की कंपनी लेनी है, चाइना में पार्टिसिपेट कैसे करोगे आप? तो 15% ग्लोबल इक्विटी इज समथिंग व्हाट यू कैन डू। 15% डेट, तो ये मेरा ड्राई पाउडर है। मार्केट गिरता है 20-30-40%, तो आई कैन ऑलवेज मूव दिस टू मेंटेन माई एसेट एलोकेशन दे। और 10% गोल्ड। यू कैंट ईट गोल्ड, यू कैंट डाई ऑन गोल्ड। ओनली थिंग इज दैट्स एन इंश्योरेंस इन योर पोर्टफोलियो। व्हेन एवरीथिंग बर्न्स डाउन, गोल्ड स्टेज एंड इट गोज अप। तो आपको वैसे गोल्ड उसके लिए चाहिए, गोल्ड एज इन प्रेशियस मेटल्स आई एम सेइंग, तो उसके लिए आपको ये 10% चाहिए। तो हाँ, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विल यू स्टे विद दिस पोर्टफोलियो फॉर 15-20 ईयर्स? बना तो दिया अच्छा, बट मैं रुका नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यू विल हैव टू मेक दिस हैपन ओवर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। ये पेशेंस है, ये सबूरी बहुत ज़रूरी है। एंड ये नहीं है, ये जनरेशन में शायद नहीं है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं आपने जो बताया उसमें। सबसे पहले ग्लोबल इक्विटी, लाइक इंडियन इक्विटी खरीदना थोड़ा इजी है, म्यूचुअल फंड डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं आप, डेट भी म्यूचुअल फंड से मिल जाता है डायरेक्टली भी। ग्लोबल इक्विटी इंडियन कंज्यूमर के लिए इतना इजी नहीं है, मतलब हाउ कैन दे पार्टिसिपेट? नो, देयर आर फंड्स विच इन्वेस्ट इनटू ग्लोबल इक्विटीज। अभी लिमिट बंद है कुछ फंड की, कुछ फंड की लिमिट चालू है। बट अगेन मैं बोलता हूँ कि सब कुछ मुझे पता है, ये नोशन से अगर मैं जा रहा हूँ तो आपको ही फिगर आउट करना है कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। नहीं है तो आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, एडवाइज़र के पास जाओ, आपको जो ठीक लगे एंड उनकी मदद ले सकते हो आप। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूँ, आज आप कोई भी AI इंजन ले लो तो 25 साल का आदमी भी आपको बता देगा विच इज़ द बेस्ट फंड टू इन्वेस्ट, राइट? वो 35 फंड के नाम आपको बता देगा, बट उसमें पोर्टफोलियो क्या है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब देखने के लिए आपको कोई तो आदमी चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो। इसके लिए यू नीड फंड मैनेजर, इसके लिए यू नीड सम डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर इन योर लाइफ सो दैट यू कैन एलोकेट प्रॉपरली। इसका रिजल्ट आउटपुट आपके हाथ में नहीं ना उनके हाथ में, बट एटलीस्ट यू आर श्योर दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द राइट प्रोडक्ट। तो कुछ फंड्स अवेलेबल है ग्लोबल लिमिट्स के लिए, कुछ फंड्स बंद है। बट आप LRS से पैसा अगर बाहर डालते हो तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गिफ्ट सिटी से जा सकते हो, तो आपको ये सब ऑप्शंस ओपन है। बट उसके लिए जानकार आदमी चाहिए, उसके लिए मेहनत है। ये लियोनेल मेसी का एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है कि 17 years 114 days मेड मी ओवरनाइट सक्सेस। सो आपको 17 साल 114 दिन हर रोज जल्दी उठना है और लेट वापस आना है, वो मेहनत होगी तो आप ओवरनाइट सक्सेस बने हो। बट यहाँ पे मुझे 17 मिनट में ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलेगा, ये चाहिए, नहीं मिल सकता। सेकंड, गोल्ड की बात करना चाहता हूँ मैं, गोल्ड, थोड़ा सा सिल्वर ऑल्सो। मेरे अंकल हैं एक, जो हमेशा से मुझे बोलते रहते हैं गोल्ड ही करना चाहिए। आपने एक टर्म यूज़ की कि गोल्ड इज़ एन इंश्योरेंस, राइट?
और वो बहुत खुश हो गया था अभी गोल्ड की प्राइसेस देख के, बोले देख तेरे को बोला था मैंने गोल्ड इज़ व्हाट यू शुड बी बाइंग। तो कुछ डेटा पॉइंट्स है या इसको थोड़ा बता सकते हैं कि वाई गोल्ड इज़ अ हेज एंड नॉट लाइक अ शुड नॉट बी कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड कैसे वो उसका बिहेवियर रहता है गोल्ड का, रहा है एक्चुअली। नहीं तो गोल्ड यू हैव सीन दैट हैज डिलीवर्ड 5-6% रिटर्न। सो गोल्ड आप रिटर्न के लिए नहीं खरीद रहे हो, मैं वापस कहना चाहता ये मैं आपसे सुनना हूँ। चाहता हाँ, गोल्ड इज नॉट फॉर रिटर्न। अच्छा भाव ऊपर हो गया ठीक है, बट आप लंबी हिस्ट्री देख लीजिए, 5-6% का परफॉर्मेंस है गोल्ड का। स्पर्ट्स में आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है गोल्ड में, बट वेदर मैं इक्विटी का पैसा निकाल के गोल्ड में डालूं ताकि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी अभी दिख रही है, आई एम नॉट इक्विप्ड टू आंसर दैट बिकॉज आई डोंट नो। तो इट्स ए इंश्योरेंस। जब दुनिया में सब में विश्वास उड़ जाता है तब गोल्ड में पैसा आता है, लिक्विडिटी आती है तो भाव ऊपर जाता है। जब बाकी दुनिया ठीक हो जाती है तो गोल्ड से पैसा निकल के उधर चला जाता है। सो गोल्ड इज अ इंश्योरेंस एंड दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ इंश्योरेंस। सो आपको गोल्ड लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो इन जनरल। उसमें से रिटर्न बन गया, वेल एंड गुड फॉर यू। अदरवाइज इट्स अ हेज, और हेज में पैसा देना पड़ता है, पैसा लेते नहीं हो आप। इंश्योरेंस ना, गाड़ी ठुकी नहीं तो आप खुश हो, दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं प्रीमियम क्यों भर रहा हूँ। गोल्ड इज लाइक दैट कि कुछ हुआ नहीं दुनिया में, अच्छा है गोल्ड का रिटर्न नहीं आया, बट अगर कुछ हो गया दुनिया में तो गोल्ड विल गिव यू दैट कंफर्ट। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग, अभी तो बंद कर दिया ऑब्वियसली, बट सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, पता नहीं क्या क्या बात करने लगे। डू यू थिंक दोज प्रोडक्ट्स हैव एनी प्लेस इन द पोर्टफोलियो? See, everything has a utility somewhere. बट वी टू मेक इट जनरलाइज एंड से कि अभी आप कॉपर खरीद लो। बीच में कोई आई थिंक कोई इंस्टाग्राम, मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि अभी कॉपर का सब वेसल्स लाना है क्या घर पे कोई। मैं बोला मुझे क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? बोला नहीं वो कोई बोल रहा था इंस्टाग्राम पे कि कॉपर इज। मैं बोला माँ स्टील में खा रहे हैं हम, ठीक है, मतलब ग्लास के बर्तन ला लिए ठीक है, कॉपर तो ये मतलब माई मॉम इज 81 ईयर ओल्ड, इफ शी ऑल्सो कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, तो ये बहुत दिस इज अ इंफॉर्मेशन ओवरलोड भरतेंद्र। आपको ये फिल्टर करना है कि व्हाट इज नॉइज एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। तो ये फिल्टर कौन करेगा? ये फिल्टर डिस्ट्रीब्यूटर करता है, एडवाइजर करता है। आपको कोई चाहिए, साउंड बोर्ड चाहिए, ये सब आइडिया किसी को पूछ के देन यू इम्प्लीमेंट। तो प्रेशियस मेटल्स यस फॉर श्योर। वही जैसे वेस्ट एशिया वॉर में एल्यूमिनियम की प्राइसेस ऊपर चलेगी, बट दैट इज़ फॉर अ पीरियड राइट। अभी चाइना में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो स्टील की भाव ऊपर गए, ठीक है, दैट इज़ फॉर अ पीरियड। अंडरस्टैंड द लॉजिक, व्हाई इज इट हैपनिंग। कोल की प्रोडक्शन है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते नहीं चाहिए, ये ESG के चलते ये नहीं चाहिए, थर्मल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं, ठीक है, तब तक आपके बाकी के भाव बढ़ते रहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ मूविंग अप। जस्ट प्लेनली स्प्रे एंड प्रे ये तो बनेगा नहीं कोई भी एसेट क्लास में। तो आपको समझना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग एंड वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। जस्ट ब्लाइंडली मत बिलीव करिए कि यहाँ पैसा डाल दें, दैट विल नॉट मेक नो गुड फॉर यू। I generally track what people ask online, what people search online. तो 2-3 चीज़ें तो एक बहुत कॉमन है, बेस्ट फंड टू बाय इन 2006, 25, 26, वो पूछते ही रहते हैं। उसके अलावा एक रिसेंटली एक नया क्वेश्चन आया है, मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप, बहुत क्वेरीज हैं उसके ऊपर। सो इस पे आपका कुछ व्यू है इन करंट मार्केट? बिल्कुल है। मल्टी कैप भरतेंद्र आपकी थाली है, बिकॉज मल्टी कैप में 25%, 25%, 25% ये फिक्स है, बैलेंस 25% इज। तो थाली में क्या होता है, आपको सब्जी आती है, दाल आती है, कढ़ी आती है, दही आता है, फिक्स्ड पोर्शन में आता है। तो अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये आला कार्ट मेनू है आपका। तो कभी 70% लार्ज कैप हो जाएगा, कभी 70% मिड एंड स्मॉल कैप हो जाएगा, कभी। तो इस पर आप पर्सन डिपेंडेंट हो इन फ्लेक्सी कैप। You have to identify the fund manager and he will take the call on your behalf in terms of allocation कहाँ होना चाहिए, लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए कि मिड कैप में होना चाहिए कि। तो इफ़ यू आर ओके विद दैट चूज़ अ फ्लेक्सी कैप। बट अगर आप रेजिमेंटेड खाना लेना चाहते हो कि फिक्स्ड चाहिए सब कुछ, तो 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, ये आपको मल्टी कैप में मिलता है। बैलेंस 25% डिपेंडिंग फ्लेवर
तो आपको कभी मैंगो पल्प मिलेगा, अप्रैल मई में आपको एक्चुअल अल्फांजो का जूस मिलेगा व्हेन यू आर हैविंग योर। तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप इज़ अ बेटर चॉइस इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द फंड मैनेजर करेक्टली। इफ़ नॉट, मल्टी कैप इज़ योर वे टू गो, बिकॉज उसमें सब रेजिमेंटेड है, फिक्स्ड बकेटेड है, तो आप अकॉर्डिंगली आपको पता है कहाँ पैसे जा सकते हैं, वेयर ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। सो दैट इज़ अ रेजिमेंटेड प्लान, थाली सिस्टम, दिस इज अ ला कार्ट सिस्टम। क्या सूट करता है आप डिसाइड करिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कन्वर्जेशन में आई थी कुछ मंथ्स बैक। वन ऑफ माई गेस्ट सेड कि जो फ्लेक्सी कैप है, अगर वो बहुत बड़ा हो जाता तो इवेंचुअली एक्ट्स एज अ लार्ज कैप, बिकॉज वो इतना बड़ा हो जाता है और इतने बाकी की स्टॉक्स हैं नहीं, अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं। तो देन लाइक आफ्टर अ पॉइंट डू यू थिंक you should then look for another flexi नहीं, cap? it is not about flexi cap, कोई भी fund, if it is index hugging, then you should buy index fund. If it is willing to deliver a alpha better than the index, you stay invested in that fund. आप एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा क्यों दे रहे? ताकि वो बेंचमार्क को बीट करे। वो अगर आपको आउटपुट उसमें से मिल रहा है तो आप रहना चाहिए वो फंड में। अगर वो नहीं हो रहा है तो इंडेक्स फंड इज अ बेटर। इट्स वेरी सिंपल। बट अगर इन द गार्ब ऑफ अ फ्लेक्सी कैप, इफ यू आर रनिंग अ इंडेक्स हगिंग फंड विच इज लार्ज कैप टिपिकली, तो देन यू शुड टेक योर ओन कॉल। तो ये डिस्टिंक्शन आपको समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है फंड में। उसमें साइज ऑफ द फंड डजंट मैटर। छोटे फंड में भी आप इंडेक्स हगिंग हो सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं बड़ा फंड ही इंडेक्स हगिंग हो। सो छोटे फंड में भी हो सकता है। एक एक्टिव पैसिव की मैं बात करना चाहता हूँ। जस्ट इनिशियली जैसे आपने मेंशन किया कि जो निफ्टी है लाइक हार्डली कुछ लास्ट 2 साल में कुछ रिटर्न आया है, ठीक है। तो आई वाज लुकिंग एट अ चार्ट जिसमें जितने भी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आप देखोगे तो वाइल देयर इज नो रिटर्न, हार्डली जीरो, मतलब ऑलमोस्ट 0% नहीं, 0.02% रिटर्न है, बट देर आर लॉट ऑफ फंड्स in each category, be it large, small cap, they've given very good returns, like top 3-4 funds जो हैं। क्या टाइम पीरियड के लिए? ये सेम 2 years के लिए। तो 2 years के लिए आप इक्विटी में पैसा डालोगे क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि does it then solve or address the debate of active versus passive, that there is if you if there is a period in which there is no return, and because since the index fund will replicate index, then active fund manager, if you are able to select the right active fund manager, आपके returns के chances बढ़ जाते हैं। I'll take this in parts. एक्टिव पैसिव, इसमें डिबेट लोग बहुत कर रहे हैं कि क्वालिटी, मोमेंटम, अल्फा, ये वो बहुत कुछ होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि इन अ प्योरली एफिशिएंट मार्केट जहाँ पे सब न्यूज़ ट्रैवल होती है साइमल्टेनियसली टू एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट, आपको पैसिव रहना चाहिए। जैसे यूएस में है कि आप S&P 500 को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैसिव रहो एंड S&P 500 का रिटर्न आपको मिलेगा। एक्टिव फंड मैनेजमेंट इंडिया में मिड एंड स्मॉल कैप में आपको बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे रिसर्च की वजह से आपको रिटर्न बन जाता है। कुछ स्टोरी आपको मीडिया में नहीं होती, आपको जाके ढूंढनी पड़ती है ये कंपनी क्या कर रही है। आपका सेल साइड रिसर्च हो, बाय साइड रिसर्च हो, आप जाके मिलते हो मैनेजमेंट, क्वार्टरली कॉल्स, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम चैनल चेक्स करते हो आप, उसके कारण आपको मिल सकता है इंफॉर्मेशन। सो एक्टिव वर्सेस पैसिव में ये ऐसा डिबेट है ना कि वेजिटेरियन खाना अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा, ठीक है। बट भाई साहब कोई भी खाना खाओ, डेजर्ट तो सेम ही होता है ना। लास्ट में दोनों आदमी आके वही डेजर्ट खाते हैं, तो आपका गोल तो सेम ही है, क्या करना है एंड में। तो कौन सा रूट लेना है आपके ऊपर है। बट अगर आपको लगता है कि रिटर्न नहीं बनेगा इंडेक्स से ज़्यादा, तो पैसिव जाओ। अगर आपको लगता है कि एक्टिवली मैनेज करके यू विल बी गेटिंग अ बेटर अल्फा, एक्टिव में चले जाओ। सो लार्ज कैप में टिपिकली पीपल गो फॉर पैसिव्स बिकॉज इंडेक्स हगिंग पोर्टफोलियो होगा तो। अदरवाइज एक्टिव इज मोर ऑन फ्लेक्सी कैप्स, ऑन मल्टी कैप, जिधर आप मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक फ्लेवर उसमें ला सकते हो। तो वी आर येट टू रीच अ कंक्लूजन ऑन एक्टिव वर्सेस पैसिव।
बट आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स चाहिए, आप बैठना चाहते हो तो पैसिव, EPFO ये सब लोग पैसिव करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अ एक्टिव कॉल. अगर आपको लगता है कि यू कैन टेक अ फंड मैनेजर सिलेक्शन प्रोसेस है आपके पास एंड आप डिलीवर कर सकते हो इंडेक्स से बेटर, तो एक्टिव करना चाहिए. आई वांट टू टॉक अबाउट सेक्टर्स. आपको ऐसा लगता है देयर आर सम सेक्टर्स बेसिस द करंट market data are going to do good, or some sectors that people should watch out for? नहीं देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज आपने बोला नहीं मेरे को कितने साल तक आपको ये सेक्टर ठीक लगता है. तो मैं कुछ बोल दूंगा, फिर कोई कमेंट लिख देगा आपके पॉडकास्ट पे कि ये सेक्टर ने पैसा नहीं कमाया. ऐसा नहीं है. एंड वी आर नॉट अलाउड टू गिव रिकमेंडेशंस और सेक्टर कॉल्स और ये सब. बट मैं एक आपको मोटा मोटी मेरी थिंकिंग समझा देता हूँ कि वी हैव गॉन टू डिजिटल मनी, वी हैव मूव्ड ऑन e-payments. तो आई थिंक BFSI एज अ सर्विस विल कीप ऑन इवॉल्विंग. आज ही मैं पढ़ रहा था कि RBI 2028 के एक पेपर में वाइट पेपर पब्लिश किया है, उसमें लिख रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट कैन बी अ पोर्टेबल नंबर नाउ. सो यू कैन चूज योर बैंक बट द नंबर एंड एवरीथिंग स्टेज सेम. सो आपका सैलरी अगर X बैंक में आ रहा है, आपने बैंक Y कर दिया तो वही अकाउंट में आपका. अगर ये सब ऐसा हम लोग क्या है, हम लोग लीप फ्रॉग करने वाला जनरेशन है. मेरे बेटे ने लैपटॉप डेस्कटॉप शायद यूज़ ही नहीं किया, डायरेक्टली लैपटॉप पे आ गया वो. शायद उसका बेटा बेटी iPad से ही चालू करेंगे, आगे क्या होगा पता नहीं मुझे. तो वी जनरली लीप फ्रॉग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. UPI हैज़ बीन द बिगेस्ट बून फॉर अस एंड अदर कंट्रीज आर using UPI. So BFSI, I think as a sector should do well. Consumption, sheer size of the market, demography, number of people and क्या बोलते हैं, मेरी चाह, आज मैं जहाँ हूँ वहाँ से ऊपर जाना है मुझे, तो that keeps on adding to consumption. So consumption, urban, rural both, that is a good way of putting it. आप देखो ना, आप लोग नॉर्मल गाड़ी नहीं खरीद रहे, सबको SUV और क्रॉसओवर चाहिए. आप देखो पैटर्न, यही है. तो ये पैटर्न क्यों है? क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा गाड़ी दिखता है, अच्छा दिखता है. तो ये नॉर्मल कार सिडान आप देखो, 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, इधर से क्रॉसओवर हो गया, मिनी SUV, वॉट एवर नेम यू कॉल इट, बट वो एस्पिरेशनल बन जाता है. एस्पिरेशन में कंजम्पशन आ जाता है आपका. तो दैट इज if you call it a sector, consumption as a sector after BFSI. Third is आपका infrastructure. Continuously we have to build. Now अभी वो उसमें रोड आएगा, पोर्ट आएगा, एयरपोर्ट आएगा, मेट्रो आएगी, ये आएगी, सब आएगी. That is something and I think over long periods of time defense will be a requirement because जिस तरह से warfare बदला है, you will have to keep on spending. From army to air force now to drones now to whatever, तो you will keep on doing that. So next 10-15 साल में ये सब चीज़ें आपकी बनती दिखती हैं मुझे. डेटा, टेलीफोनी, टेलीकॉम, डिजिटल, दिस इज़ अनदर विच इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड. आपका डेटा यूसेज 10 साल पहले क्या था, आज क्या है. एंड ये साइलेंटली आपका 99 रुपीज़ का रिचार्ज मंथली या लाइफ टाइम हैज़ टर्न टू 149 या 129. तो आपका आरपूज ऑन टेलीकॉम इज ग्रोइंग साइलेंटली, वो चलता रहता है. वेल्थ, ये बिजनेस जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये थोड़ा नया बिजनेस है अपने कंट्री में लास्ट 10 साल में. बी इट एसेट मैनेजर, बी इट रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स, बी इट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, बी इट NBFCs who are into this business, be it platforms, all of this is new in the last 10 years which got listed. So that is something what you can look at. So overall I think these are some things which you can, old economy stocks out of favor है currently आप देखो तो, but infrastructure में वो भी लगने वाला है आपको. तो overall you should be bottom up rather than top down and that will make you more money. मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT सेक्टर की बात करना चाहता हूँ. उसमें 2 क्वेश्चंस हैं. वन इज़
while I use a lot of AI tools because of my work, and I think it is improving at a rapid pace. So that I can see, right? Like the tools are improving every day, right? But in terms of what people are saying that it will kill the IT sector and it will take away the jobs. My question is कि इतनी बड़ी बड़ी इंडियन IT companies है, won't they evolve? Won't they participate? I don't need the name of any company, but as a sector, how should people look at IT sector? Isn't it a contra call कि यार IT sector कुछ ना कुछ तो करेगा ही? नहीं, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब ठीक है, बट नेचुरल स्टूपिडिटी का क्या करोगे? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए एनेबलर ना, इट्स अ टूल. अगर आप 10,000 लोग हायर कर रहे हो इन IT कंपनी, तो मे बी 40% ऑफ द वर्कफोर्स का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा, एंट्री लेवल जॉब जो भी आप क्यों. बट 6,000 लोग तो फिर भी लगेंगे, प्लस सम GPU सर्वर्स लगेंगे आपको. आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कंपनीज हु आर इवॉल्विंग एंड दे आर ट्राइंग टू लर्न द बिजनेस. आज हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ AI पुअर कंट्री, कि इसमें कुछ प्ले नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल. देयर आर मेनी स्मॉल कंपनीज, मिड साइज कंपनीज इन IT who have taken up the challenge, and they have already shaped themselves up to embrace this opportunity. And I am saying the opportunity, not risk. There are many mid and small cap IT players who have already embraced. Large companies, it's like an elephant, takes time to turn, right? But eventually they will also evolve. So you will have a massive opportunity when it comes to this. So आपको ये देखना है कि कोई कंपनी अगर पुरानी बस को रीपेंट करके स्टिकर लगा रहा है AI एंड रीब्रांडिंग कर रहा है खुद की कंपनी का, कि एक्चुअली दे आर डूइंग सम वर्क इन AI. तो ये इवॉल्वमेंट है. आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट कंपनी इज अ चैलेंज. आप मिलो उनको, क्या कर रहे हो, रिसर्च एनालिस्ट बताएगा, रिपोर्ट पढ़िए, गाइडेंस सुनिए, आप कॉन कॉल्स अटेंड कीजिए, आपको समझ में आएगा कौन सी कंपनी इवॉल्व हो रही है. कि एवरीडे मॉर्निंग, अभी ये टू हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, मैं आपको सिंपल चीज़ बोलता हूँ. एवरीडे मॉर्निंग 2 लोग आपका दरवाजा खटखटाते हैं. वन इज ग्रीड एंड वन इज स्टूपिडिटी. तो क्या करना है आप देख लीजिए. यू हैव टू बी वेरी मच, यू हैव टू बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग. अगेन इसमें सभी रिस्क है, ऐसा कैसे होगा? देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज विच विल कम थ्रू दिस. एंड कंपनीज, एज यू राइटली मेंशन द वर्ड इवॉल्व, कंपनीज हु सी दिस, the management has already started taking this in their stride, and they have started evolving. It's like पूना की एक बड़ी कंपनी है NBFC, उसके अभी लोन्स बॉट पे जा रहे हैं. उसका AI टूल है जो आपसे बात करता है, आपको समझ में ही नहीं आता है. तो they have gone pretty high on AI, and it's not a IT company, it's a NBFC, and they are using these tools. But ये सीखने के लिए, बनाने के लिए कोई तो लगेगा. तो एंट्री लेवल जॉब में मैं मानता हूँ कि देयर विल बी अ स्ट्रेस, बट वेदर दिस विल बी अ डिजास्टर, नो, देयर विल बी कंपनीज विल कम आउट ऑफ दिस एज विनर्स. बट वो आज हमको, आपको, मुझे नहीं समझेगा. वो 10 साल के बाद, एंड तभी मैं बोलूँगा अरे ये कंपनी तो मेरे बाजू में थी यार, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस. तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड कंपनीज विल टेक इट. हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, वी विल फाइंड आवर वे आउट ऑफ दिस. वी हैव ऑलवेज फाउंड आउट अ वे. And we have pretty smart chaps who run IT companies, so they'll figure this out. Artificial intelligence पे second question is on financial advisory. Not 100%, but थोड़ा research ये बोलता है कि robo advisory haven't done too well, neither in US nor in India. Even Indian big companies are now making products around distribution, around real people, right? So do you think will this artificial intelligence make this change? Yeah, वो भी, because why I say this is कि I work in digital technology, and you need good prompt engineering, you need good input that to be given. अगर वो लोगों के पास नहीं है तो कैसे तो हम लोग वो गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं, वैसे ही है इधर भी. तो आप people have mistaken AI engines as search engines.
तो गूगल में जो डाल रहे थे वो इधर डाल रहे हो आप। तो ऐसी बात नहीं है, वो प्रॉम्प्ट लिखना इज एन आर्ट। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स ऑफ माइन हु राइट 4 पेजेस ऑफ प्रॉम्प्ट्स। रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं काफ़ी। तो इट्स अ एनेबलर। अगेन रोबो एडवाइजर आपने कहा कि इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया में आदत क्या है, रिसर्च ऑनलाइन एंड बाय ऑफलाइन ना, दैट इज रोबो। आप ये समझो, आपको कुछ भी खरीदना है, आप पहले ऑनलाइन भाव देखते हो, फिर स्टोर में जाके वो बोलते हो यार 20% डिस्काउंट इस पे चल रहा है, आप कितना और दो। वी वांट सर्विस, वी वांट समबडी टू टॉक टू। ये सब रोबो एडवाइजरी, DIY प्लेटफॉर्म, भरतेंद्र आप एक चीज़ समझ लो, जब तक आपका पोर्टफोलियो 10 लाख 20 लाख 25 लाख नहीं हो जाता, आप तब तक उस पे रहते हो। 5 करोड़ वाला आदमी आपने सुना है कभी कि उसको कोई लगता है संभालने के लिए? अच्छा, गालियां देने के लिए भी लोग लगते हैं कि अजय ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी वजह से। ये मेंटालिटी इंडियन नहीं, ये सब जगह है। तो आपको बड़े पोर्टफोलियोज में यू विल हैव अ एडवाइजर, यू विल हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू विल हैव समबडी। फीस इज कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बट रोबो में सबका वो क्या है, वो सीख सीख के आपको कुछ बोल रहा है। ये हेलुसिनेशन हम बोलते हैं कि AI में हेलुसिनेट करता है वो। तो हेलुसिनेशन में आपको गलत टैक्स एडवाइस अगर आ गई तो क्या करोगे आप? विल यू बिलीव? एंड फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को आप बोलते हो नहीं नहीं बट वो तो चैट GPT ने ऐसा बोल दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ये एक्सपीरियंस का बात है। देयर विल बी, इट्स अ इवॉल्विंग वर्ल्ड। सो यू यूज AI फॉर एनालिसिस एज अ एनेबलर, डिसीजन मेकिंग टूल नहीं हो सकता है वो। इट इज़ अ एनेबलर फॉर योर डिसीजन। उसके बाद आप सोच लो क्या करना है एंड देन टेक अ डिसीजन। So do you think role of the financial advisor, mutual fund distributor will evolve, or actually क्या role है? Why are people so hesitant talking about the commissions and not paying the commission? Why are people so hesitant कि यार नहीं पे करना, मैं खुद से करूँगा? कस्टमर्स की बात हाँ, कर रहे हो? कस्टमर्स की बात कर रहा ये हूँ। सिंपल चीज़ है, देखिए। एंड बुरा मत मानना मैं जो कह रहा हूँ। आपने भी अगर मर्सिडीज ली ना, तो आप उसके अंदर रखने वाले गणपति या हनुमान जी का जो आइडल होता है ना, वो फ्री मांगते हैं ना। आप खुद से खरीदे हो क्या कभी? आप बोलते हो अंदर का परफ्यूम भी मेरे को फ्री मिल रहा है, वो आप कैप्स मेरे को फ्री मिल रहे हैं, कवर मेरे को फ्री चाहिए। ये थॉट प्रोसेस। आप एडवाइस के लिए अनलेस इट इज अ लॉयर, जहाँ पे आप अटके हो, आप पैसा नहीं देते हो। यहाँ पे अटका नहीं, आपको लगता है इसकी बहुत बड़ी प्राइस ना आपको रिटायरमेंट के टाइम समझ में आती है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, मैं 25 साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ बट इसका रिजल्ट ठीक नहीं आया। ये आपको रिटायरमेंट के टाइम समझेगा, और तब आप रिवाइंड नहीं कर सकते हो ये कैसेट, और वापस प्ले नहीं दबा सकते हो। तो ये आप एडवाइस पे आपको लगता है कि यार ये तो क्या ठीक है, इन्होंने बोल दिया ये SIP करनी है तो अभी मैं डायरेक्टली जाके करता हूँ। ये ऐसा फॉल आता है ना, तब समझ में आता है कि अरे कोई होता तो बात करने के लिए चाहिए। एडवाइजरी को, डिस्ट्रीब्यूटर को हमने क्या हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। म्यूचुअल फंड ना हमने ये प्रोडक्ट बना दिया इसका, जो हर ठेले पे मिलने लगा, तो उसकी रिलेवेंस ख़त्म कर रहे हैं हम। तो हम बोलते हैं कि मैं इससे लूँ क्या फ़र्क पड़ता है, वही तो प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, एंड रिजल्ट तो वही है। बट ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ये कोई तो बताएगा ना आपको। अगर मैं टीवी का एंकर हूँ और मैं उसमें बोल रहा हूँ कि सबसे बढ़िया आज का मौसम आप जाना चाहिए गोवा, ठीक है, वो 35 साल वाला आदमी भी देख रहा है और 65 साल वाला आदमी भी देख रहा है। बट 65 साल वाले आदमी का टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन होना है अगले महीने, वो थोड़ी आएगा गोवा, सैंड में चल नहीं पाएगा बेचारा। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ दोनों के लिए सूटेबल थोड़ी है। अच्छा, आपको जाना है गोवा, भाई साहब को जाना है दार्जिलिंग, और मैं इधर से बोल रहा हूँ ये मौसम में कौन से कपड़े आपने पहनने चाहिए, तो मैं बीच वेयर की बात कर रहा हूँ, ये बोलते ठीक है दार्जिलिंग में बीच वेयर पहन के जाना ठीक रहेगा, बोला था किसी ने टीवी। ऐसा थोड़ी होगा। ये हर एक के मिजाज के हिसाब से डॉक्टर दवाई देता है। आपको मिलना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा व्हाट इज़ एडवाइज़र का, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल हमेशा क्या रहना चाहिए। व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू दैट यू नीड टू हाईलाइट। वो किससे पूछोगे आप?
वो AI इंजन थोड़ी बोलेगा आपको कि व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा तब मेरे को पता लगता है कि यार ये पैनिक, जब मार्केट नीचे आता है ना, ये पैनिक होता है आदमी, तो मुझे इसको ना कैसे बैलेंस पोर्टफोलियो देना है, इसको आई हैव टू डिसाइड। आप बोलते कुछ भी हो, लाइक DIY क्या करना चाहिए मैं बोलता हूँ आपको। अगर 40% बाजार गिरे और मैं पूछता हूँ कि विल यू स्टिल स्टे इन्वेस्टेड, अगर आपका जवाब इमीडिएटली है ना कि येस आई विल स्टे इन्वेस्टेड, दैट मीन्स आप ये कर नहीं पाओगे। बिकॉज देर इज नो थॉट कि 40% पोर्टफोलियो टूटा है। अब तक उतनी पोर्टफोलियो की वैल्यू ही बनी नहीं है कि 40% लॉस में देख पाऊँ। ये DIY जनरेशन ने उतना कैपिटल बना नहीं लिया है कि आप बोल पाओ कि 40% मार्केट गिरा है और मेरी वैल्यू इतनी घट गई है और फिर भी मैं डटा हूँ अभी इधर। छोटे पोर्टफोलियो में आप यू हैव टाइम टू रिकवर ना, तो ये फॉल देखा तो कुछ होता नहीं है, तो हम बोलते हैं हाँ नहीं रोबो DIY। बड़े पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपको कोई लगता है जो फिल्टर करके आपको बोले ये ऑप्शन है, 200 चीज़ें हैं इसमें से ये 12 आपके लिए ठीक है, 12 में से आप चूज कर लीजिए अभी का क्या करना है। तो वो पीछे बैकग्राउंड वर्क, बट हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते ना बैकग्राउंड वर्क को। म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता है, जो पीछे वायलिन बजा रहा है उसका कभी नाम आता नहीं साहब, बराबर ना। तो ऑल दैट व्हाट गोज बिहाइंड इन रिसर्च, उसको कभी उजागर ही होने नहीं दिया है। मैं आउटपुट बता रहा हूँ, हाँ इन्वेस्ट इन दिस फंड, अरे उसके पीछे लॉजिक क्या है? हमारे यहाँ वो लॉजिक है। लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं पोर्टफोलियो की, फैक्ट की, क्या जाता है फंड में। ये जिनको समझ में आता है वो हमारे पास आते हैं, जिनको लगता है वो बेटर है हमसे, वो DIY हो जाते हैं। तो इसकी कॉस्ट आपको ना रिटायरमेंट के टाइम 20 साल के बाद ये सब समझ में आता है। तो उसके लिए देयर इज अ कॉस्ट एंड यू विल हैव टू पे दैट कॉस्ट, अदरवाइज फ्री का लंच नो प्रॉब्लम। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देयर आर सम 3 4 5 क्विक क्वेश्चंस दैट आई विल आस्क एंड देन वी कैन रैप अप। बहुत इंटरनेट पे क्वेश्चन है, SIP और लमसम। तो आपके पास पैसे है तो लमसम, नहीं तो SIP। बट मैं सिंपल आंसर देता हूँ। SIP में द बिगेस्ट कल्प्रिट इज यू। इफ यू वांट टू रिमूव दैट डिसीजन मेकिंग देन SIP इज द बेस्ट थिंग। लमसम में अगर आप इमोशनली इफ यू कैन कंट्रोल योर डिसीजन मेकिंग, तो एट fall lump-sum is a better idea, because then you can put that money and stay invested and make more money. In a rising market, SIPs buys units at higher price every month. इसलिए आपको ना 2 साल 3 साल का SIP रिटर्न आपको दिख रहा है कि कुछ बना नहीं है, बट इन अ फॉलिंग मार्केट यू विल हैव मोर यूनिट्स इन योर प्लेट। 3% पीपल लमसम कर सकते हैं, 97% ऑफ द इन्वेस्टर्स दे विल प्रीफर SIP, बिकॉज आप खुद को वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हो, एंड दैट इज़ वाई SIPs विल डू बेटर ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बिकॉज यू कैन टाइम द मार्केट इन अ सिचुएशन। लमसम पैसा भी है, गलत स्टॉक में चला जा सकता है, बड़ा पैसा लॉस हो सकता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, SME एक्सचेंज पे लोगों ने काफ़ी पैसा डाला हुआ है, कुछ PMSs है SME एक्सचेंज पे, दे हैव क्रिएटेड सीरियस डेंट इन योर पोर्टफोलियो, लमसम पैसा गया था। तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। A वर्सेस B चूज करने के चाहत में एम आई लूजिंग माई स्लीप, यू शुड अवॉइड दैट। एक लास्ट कुछ सालों में एक ट्रेंड है, फायर का कंसेप्ट है, रिटायर एट, बिकम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट 45 वर्सेस यू वर्क टिल यू आर एक्टिव, यू नो, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? क्या करोगे 45 पे रिटायर होके, ये मेरा क्वेश्चन है। आपका अगर पैशन नहीं है ना कुछ, आपकी हॉबी नहीं है ना कुछ, आपने क्लियरली अगर डिफाइन नहीं किया है ना आप क्या करने वाले हो आगे, तो आपकी तरह कोई पॉडकास्टर बन जाता है, यूट्यूबर बन जाता है ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड स्टार्ट्स डोलिंग आउट एडवाइस। ये नहीं होना चाहिए। स्पेस आउट योर लाइफ। आपको एक्टिवली काम नहीं करना है आफ्टर 45-50, आई अंडरस्टैंड। Reduce your work, hand over your responsibilities, because then you are not working for money, right? Then you are working for keeping your mind active, to interact with people, network, and still be relevant.
तो उसके लिए रिटायरमेंट थोड़ी ज़रूरी होता है. यू कैन स्टिल गो इन अ NGO एंड वर्क ना विदाउट मनी. कीप योर माइंड एक्टिव इफ़ यू हैव नॉट डिफाइंड व्हाट यू वांट टू डू. एक बहुत मैं रियलिटी आपको बोलता हूँ कि अगर आप 45 पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे के रिटायरमेंट करना चाहते हो ना, आपको शायद अगला 45 ईयर्स ही है, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रही है. आप अगले 45 साल क्या करोगे? बिकॉज ये जॉब किया आपने, ये तो 20 साल ही किया, 25 की उम्र से 45 की उम्र में. तो जनरली क्या होता था जिंदगी में, हम बोलते थे 1/3 1/3 1/3 1/3 इज स्टडी, 1/3 इज जॉब एंड 1/3 इज रिटायरमेंट ना. ये तो आपका 1/3 भी नहीं हुआ, बिकॉज टोटल 90 ईयर्स में आपने 20 साल ही काम किया है. तो विल यू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर नेक्स्ट 45 ईयर्स? बिकॉज वो शान पिक्चर का डायलॉग है ना, इसको पानी में डुबा दो और ऑक्सीजन टैंक में डुबा दो तो ये मरेगा भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहेगा. वैसी बात हो गई. आप 45 साल, आपको कैपिटल भी सुरक्षित रखना है, आपकी मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपको वो सब भी देखना है, आपको रिलेवेंट भी रखना है, एंड माइंड भी फ्रेश चाहिए 45 ईयर्स. तो उसके लिए यू कैन स्लोली टेक द पेस ऑफ. मेरे हिसाब से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए रिटायर अर्ली, आई एम नॉट ऑफ दैट कैंप. आई थिंक यू शुड धीरे धीरे टेक द फुट ऑफ द गैस एंड 45 नहीं 50 से 60 तक प्लान कर लो. कम काम करो, 2 ही घंटे जाओ, एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव बन जाओ. गिव यंगस्टर्स अ चांस. वो आप छोड़ सकते हो क्या? आपकी पावर एंड अगर छोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, बट रिमेन रिलेवेंट. नॉन एग्जीक्यूटिव रोल ले लो, मेंटोर बन जाओ, बट आप एक्टिव रहना चाहिए. उसके बाद पैशन नहीं है तो प्रॉब्लम है. आप ढूंढते रहोगे 10 साल क्या करना है मुझे. wanderer is never good in careers. I think you will have to be very specific. Short question का long answer, sorry. One financial product that you want to ban or you say just avoid it. नहीं, ये endowment और highest NAV, अच्छा. that has done serious damage. It's not clear to the customer. It's very clear to the guy who is selling it कि वो commission के लिए बिक रहा है. क्लाइंट सेज कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा, वो उसकी तरह है 20 लाख रुपए का घर 1 करोड़ हो गया. अरे बट 50 साल में हो गया, उसकी क्या वैल्यू है? वो 1 करोड़ की वैल्यू 20 लाख भी नहीं है. तो यू विल हैव टू बी माइंडफुल ऑफ सच प्रोडक्ट्स. कस्टमर को देखना चाहिए क्या खरीद रहा हूँ मैं. बेचने वाले को तो ठीक है, उनको पता है क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हैं, कंपल्शन हो सकता है. बट दिस इज़ वन प्रोडक्ट विच आई थिंक एंडाउमेंट, जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न नहीं बनता है. तो वो थोड़ा यू हैव टू, बिकॉज पीपल पुट सीरियस मनी दे रहे हैं भरते हैं. पीपल पुट 7 साल भरना है, 15 साल भरना है, कुछ ऐसा प्लान रहता है, एंड 6% 5% रिटर्न आएगा ओवर नेक्स्ट 25 ईयर्स. क्या रिलेवेंस है उसका? यू विल नॉट बीट इन्फ्लेशन, यू विल नॉट बीट टैक्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो दैट्स वन प्रोडक्ट विच आई थिंक इज. Term insurance is gathering momentum. I think people are becoming aware. Mediclaim is gathering momentum. I think people are becoming aware. Top up policies लोग ले रहे हैं, तो that's a very good change. And you will take time, but you will get there. But एक product मेरे को लगता है जो financial conning है, I think we should ban that. So there is so much of information in the market, right? What is it that people should genuinely track? Like, you know, एक चीज़ जो उन्हें हमेशा ट्रैक करनी चाहिए. जो as a investor, you are saying? As an investor. I think the biggest thing according to me is their savings rate. How much are they savings? मैं आपको अगर बोलूँ ना, and this is a serious question, हाँ. आपको पता है आपका खर्चा कितना होता है महीने का? डू यू राइट? आई ट्रैक इट इन एक्सेल. ये क्वेश्चन आप इन्वेस्टर्स को पूछिए. 95% पीपल डोंट राइट. पुराने ज़माने में मुझे डैड बोला करते थे कि तेरे को 100 रुपये दिया, मेरे को हिसाब चाहिए इसका क्या होता है 100 रुपये में. आजकल लोग भूल गए, एंड ये UPI और स्कैन की वजह से तो मेंटल मैथ्स इज़ आउट ऑफ द इक्वेशन. सेविंग्स रेट क्या है ये पता है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो अलॉन्ग विथ योर मदर एंड फादर, योर वाइफ एंड योर किड्स,
एंड 5,000 रुपये का बिल आया, आपके माता पिता कितने टिप देंगे? 10-20 रुपये। आप कितना टिप दोगे? 100 रुपये। 100 रुपये। आपके बच्चे कितना टिप देंगे इफ़ दे आर 21-22 ईयर्स ओल्ड? 10% का लॉजिक लगेंगे 10%, 5,000 रुपये में 500 रुपये टिप, माता पिता 10 रुपये, आप 100 रुपये। रिलेटिविटी देखो, सेविंग्स रेट देखो, इनको लग रहा है कि ये नॉर्म है। वो रिलेटिविटी का कंसेप्ट ही नहीं है, ये नॉर्म है। आपको लगता है भाई 100 रुपया वेटर के लिए ठीक है, उसकी सैलरी ये होगी, उसका ये परसेंटाइल हो गया। माता पिता अभी उसी ज़माने में है, वो बोल रहे 10 रुपये। ये तो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, ऊपर से पैसा क्यों देना है? सेविंग्स रेट जानो आप। NAV का कोई मतलब नहीं, इंडेक्स आप बोल रहे हो ना क्या ट्रैक करना चाहिए, डोंट ट्रैक द इंडेक्स, डोंट ट्रैक कि बाजू वाले का नेटवर्थ कितना हो गया, डोंट ट्रैक कि वो कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहा है। मुझे लाइफ में आगे जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके आगे जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आपको ट्रैक क्या करना है, मैं कितना सेव कर पा रहा हूँ। 30% सेविंग रेट मिनिमम होना चाहिए आपका, बिकॉज बाकी घर का EMI होगा। आज हो क्या गया है, पूरी दुनिया EMI पे है, बाय नाउ पे लेटर। ये सब आपको नया फ़ोन कुछ आया है तो ले लो 5,000 रुपये महीने पे, उससे कितनी दर्दनाक स्थिति पैदा होती है लोगों को पता नहीं। बस ये दिस इज ऑल समथिंग विच द न्यू जनरेशन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टुडे। दे लिव फॉर टुडे, दे डोंट लिव फॉर टुमारो। आज एंजॉय करना है। सैटरडे सुबह भी धुरंधर 2 का मूवी 70 रुपये में दिख जाता है आपको, बट आपको नाइट शो चाहिए जो रिक्लाइनर पे बैठ के 600 रुपया देता है। यार ये सब थोड़ा ये कैलकुलेशन होती है। सेविंग्स रेट आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे हमेशा आप स्टिंजी की तरह ही, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे आपको खुद पे खर्चा करना है बिल्कुल करिए ना, एन्जॉय योर लाइफ, ऐसी कोई बात नहीं। सेविंग्स रेट आपको पता है क्या? NAV पे ध्यान देते हो, मार्केट कहाँ है ध्यान दे रहे हो, सेविंग रेट कितना है आपका? स्पेंडिंग रेट को तो पता ही नहीं है, बस कुछ आपको सेव ही नहीं हो रहा है, बिकॉज सब कुछ तो जा रहा है EMI में, क्रेडिट कार्ड रोल ओवर में जा रहा है सब कुछ। एंड ये कंपटीशन लगी हुई है ना कि तुमने लिया तो मेरे को लेना है, तो ये कंपटीशन में आप ये बहुत सिंपल है। सेविंग रेट 30% के नीचे है तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ। अभी क्या हो रहा है ना, आप जॉइंट फैमिली से आप न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, तो मेरे डैड के जनरेशन तक एटलीस्ट उनके 2 बेटे 2 बेटी, 1 बेटा 1 बेटी, उनके 2-2 परिवार में लोग थे। मेरे परिवार में, आपके परिवार में शायद 1 ही बेटा 1 ही बेटी होगी, तो उसका ना कोई चाचा जीजा फूफा कुछ नहीं होने वाला है, वो अलोन है। उसमें द चांसेस ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इज मच मोर, बिकॉज देर इज नो फादर फिगर लाइक ब्रदर और सिस्टर इन द हाउस। अच्छा, आपके चचेरा भाई मौसेला भाई ये कोई नहीं है, बिकॉज एक है सब जगह, तो कौन है? चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर हाइयर। यू विल डिपेंड ऑन इन्फ्लुएंसर्स, you will depend on Instagram stories, you will depend on some YouTuber, some podcaster, and then you will make decisions based on that. आपको सब वो स्वाइप ही करना है ऊपर नीचे ना, देखना है क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं रिएक्ट करूँ। दिस गिव सिग्नल्स टू योर ब्रेन एंड यू आर एक्चुअली टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट इमोटिव कंटेंट। सेविंग्स रेट पे ध्यान दो, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ध्यान दो, मेक सीरियस एफर्ट टू सेव मनी, दैट इज रिक्वायर्ड। One last question. जी, What is the worst financial advice you have heard, you have got, or generally people give, right? 2 जवाब दूंगा मैं इसके। वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस एक है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, नथिंग इज डिफरेंट। सरफेस पे सब लगता है आपको कि ये वही अमेरिकन बैंकर है जिसके कारण कुछ हुआ है, या वही वायरल कोई डिसीज़ है जिसके कारण कुछ हो रहा है, तो सब सेम होता है, रीज़न अलग अलग होते हैं। दिस टाइम इज़ डिफरेंट कुछ नहीं। आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाया है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल एडवाइस गलत सही मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, हर एक की अपनी अपनी क्या बोलते हैं परिभाषा है ये डिफाइन करने के लिए। ये हो गया इस साइड। उस साइड क्या है, वेट फॉर अ करेक्शन, मार्केट इज़ टू हॉट नाउ, दिस कैन अगेन बी अ सीरियस डिबैकल, बिकॉज वो जो वेट करते रहते हैं वो कभी आते ही नहीं अंदर।
वो 20,000 से इंडेक्स हो गया 75,000 सेंसेक्स आपका, आप रह गए बाहर ही। तो मेक योर फाइनेंशियल प्लान, आपको डिस्कस करना चाहिए ये सब। देयर हैज़ टू बी समबडी विथ whom you will open up and discuss. This time it's different, I mean, it's, ये क्या बोलूँगा मैं, ये मोर एक्सपेंसिव देन आई इन्वेस्ट इन F&O, ऐसा है, ऐसी बात है। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टेक एक्शन, डिसीजन लेना चाहिए ना। आपका साला, ये मैंने बोला था .com वाले लोग जो होते हैं ना, कि जो बोलते हैं कि अधिक मैंने बोला था मार्केट करेक्ट होगा, मैंने बोला था, वो 15 साल से एफडी में ही पैसा डाला हुआ है उसका। वो कभी इक्विटी में आया नहीं। हाँ, हालांकि वो अभी सो रहा होगा अच्छी तरह आपके कंपैरिजन में, लेकिन उसका अलग बात है, आपका अलग बात है। आप रिस्क अगर लेना चाहते हो, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, यू शुड बी अवेयर व्हाट इज द रिस्क, एंड वो रिस्क लेके डिसीजन लो। सो डोंट बेस योर डिसीजंस ऑन समबडी एल्सेस कन्विक्शंस। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका पैसा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बी इन अ नेटवर्क ना, बी इन अ सर्कल which will enhance your mental thinking. You have to be with people who will enhance your mental ability to think. हम बोलते हैं ना कि स्कूल में तुम्हारा ग्रुप क्या था, अगर तुम स्कॉलर बच्चों के साथ हो तो तुम पढ़ोगे यार, तुम अच्छा सोचोगे, ये करोगे, वो इधर भी वैसा ही है कि यू हैव टू बी विथ इन द सर्कल विच कैन स्टिमुलेट योर थॉट्स एंड थिंकिंग। रीडिंग इज अ हैबिट विच यू शुड नॉट गिव अप. It teaches you a lot. But मार्क ट्वेन का एक कोट भी है उस पर कि डोंट रीड टू मच हेल्थ बुक्स, यू कैन डाई ऑफ अ मिसप्रिंट. सो ऐसी बात नहीं, क्या पढ़ रहे हो वो भी ज़रूरी है, एंड वो क्या पढ़ रहे हो ये आपको लोग बताएंगे, आप जो सर्कल में हो. So before we conclude, any book on money? No, ये सब आई थिंक इनफ एंड मोर हैव बीन टॉक्ड अबाउट. कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ये वैसा होता है भरतेंद्र कि मैं कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी ने फ़ोटो ले ली वो पीपीटी की, वो फ़ोटो ज़िंदगी में बाद में कभी नहीं देखने वाले हो आप. वो तभी के लिए मैं अभी बोल दूंगा 4 किताबों के नाम, ठीक है, कुछ हो नहीं पाएगा कोई, मतलब ऐसी बात नहीं. आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर पीपल. पीटर लिंच की दोनों किताबें, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट, दैट्स गुड. बेंजामिन ग्रैम, ऑफ कोर्स यू शुड रीड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. बट ये सब हैवी हो जाता है. लोगों को क्या चाहिए, वो सब छोड़ना, तू बता ना करना क्या है. किसी को एफर्ट नहीं डालना है. तो आई थिंक आपका पैसा है, आपने एफर्ट डालना चाहिए. यू शुड सिट विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र, यू शुड आस्क हिम रिलेवेंट क्वेश्चंस. लास्ट 5 साल में ना आई हैव सीन मेनी पीपल हु बिकेम फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑन देयर ओन. इन्वेस्टर थे, उनको लगने लगा कि वो फुटबॉल में, आपको याद है वो, आई थिंक देयर वाज अ, कौन था जो प्रेडिक्ट करता था, ऑक्टोपस था. ऑक्टोपस यूज्ड टू प्रेडिक्ट इसका आउटपुट क्या. लास्ट 5 साल में सभी लोगों को लगने लगा मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है. तो ये 4 महीने में दिखा दिया कि क्या हो सकता है. आई थिंक बी वेरी ऑफ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाड़ी चलाते समय ना पहले ब्रेक कहाँ है देखना चाहिए, एक्सीलेटर कहाँ है लोग देखते हैं, ब्रेक कहाँ है पहले देखो, हॉर्न कहाँ है देखो, लाइट्स कहाँ है देखो. यू हैव टू मेक अ एफर्ट टू लर्न ऑल ऑफ दिस ना. जस्ट गियर में डाल के एक्सीलेटर दबा दिया, प्रॉब्लम है. यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर मनी. ये वापस नहीं आता है. लॉस किया होगा कैपिटल अगर टूट गया ना, मेंटल एगनी बहुत होती है. तो डोंट गो बाय सम इन्फ्लुएंसर, सम यूट्यूबर, सम पॉडकास्टर. सीरियस इम्प्लीकेशन है आपके कैपिटल पे, तो आपको ध्यान देना चाहिए इस पे. एंड डोंट गो बाय प्योर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइस ऑल्सो, प्योर एडवाइज़र ऑल्सो. क्वेश्चन हिम. वो क्वेश्चन करने का ताकत आपको पढ़ने से आएगा. रीड, यू विल हैव टू बी अवेयर. यू आर नॉट वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और ऐसा नमस्कार, वो सब उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है बॉस. आपको अच्छा, ये व्हाट्सएप में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, खुल गया, हर रोज 50 मैसेजेस आ रहे हैं, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या है मेरे पोर्टफोलियो का. ये नॉइज है क्या. हाउ विल आई कट दैट नॉइज. पुट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन. आपने पूछा था ना ये पैसे क्यों देने, फीस क्यों देने, ये सब पढ़ के ना फिल्टर करके आपको इंफॉर्मेशन देने के पैसे होते हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाट
again, long answer to your very short question on this, but I think you need to be serious about your money. That's what I must say. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. एंड अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर पार्टनरशिप विद Equirus Wealth. Thank you. I think we are trying to do something different, a 360 view of client's balance sheet on the asset side as well as liability side. It's a group which has a investment banking, institutional equities, PMS, AIF, NBFC, and wealth now as an addition. So we are trying to do something on both sides of the balance sheet of the client, and hopefully turn out well for us and for the customers. All right. Yeah. All the best and thank you Thank you very so much. much.